हेलो बच्चों, कैसे हो। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट और इसमें हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे फेज डायग्राम एल आर सर्किट का। एल मीन्स इंडक्टेंस और आर मीन्स रेजिस्टेंस। तो ऐसा सर्किट जिसमें इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है। अब इससे पहले हम इंडिविजुअल सर्किट पढ़ चुके हैं। 3 इंडिविजुअल सर्किट पढ़े थे, रेजिस्टेंस सर्किट, इंडक्टेंस सर्किट एंड कैपेसिटेंस सर्किट। और मतलब इंडिविजुअल सर्किट का मतलब कि एक ऐसा सर्किट जिसमें सिर्फ रेजिस्टेंस हो। दूसरा पढ़ा था एक ऐसा सर्किट जिसमें सिर्फ इंडक्टेंस हो। और तीसरा क्या पढ़ा था, एक ऐसा सर्किट जिसमें सिर्फ कैपेसिटेंस हो। इन तीनों सर्किट के फेज डायग्राम हम बनाना सीख गए। आज हम बनाएंगे एलआर सर्किट का फेज डायग्राम। सबसे पहले तो सर्किट बना लेते हैं, ठीक है। तो सर्किट में होगा आपका एक इंडक्टेंस और एक रेजिस्टेंस। इनको हमने दी एसी सप्लाई। एसी सप्लाई, ये एसी सप्लाई का सिंबल है, लिख देते हैं एसी। इंडक्टेंस है एल, रेजिस्टेंस है आर, ठीक है। चलो भाई, सर्किट हमारा तैयार हो गया। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आप रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस सर्किट का वीडियो देख लें। मैं हालांकि थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूं, लेकिन अगर आप शुरू से वीडियो देखते हुए आएंगे एपिसोड वाइज, तो आपके कंसेप्ट शुरू से क्लियर होते चले आएंगे। ये चैप्टर बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगा और बहुत स्कोरिंग चैप्टर होता है ये। चलो मैं सर्किट बनाता हूं। सर्किट नहीं बनाऊंगा, सिर्फ कुछ इक्वेशंस बताऊंगा। जैसे कि बात करते हैं रेजिस्टेंस वाले सर्किट की, यानी कि सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस है। तो ईएमएफ की इक्वेशन थी E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। करंट की इक्वेशन आई थी आई नॉट साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी क्या था, फेज एंगल। फेज एंगल करंट का था ओमेगा टी, ईएमएफ का भी था ओमेगा टी। तो फेज डिफरेंस क्या था, 0। ठीक। तो फेजर डायग्राम ऐसे बनता था कि पहले तो हम ईएमएफ बनाएंगे ई नॉट। यहां फेज डायग्राम में हम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट और ईएमएफ को वेक्टर फॉर्म में शो करते हैं। तो ये देखो, हमने इसे वेक्टर फॉर्म में शो कर दिया। ये है ई नॉट। चूंकि फेज डिफरेंस 0 था करंट और ईएमएफ के बीच, तो आई नॉट भी हम इसी लाइन के ऊपर ओवरलैपिंग करती हुई बनाएंगे। ये है आई नॉट। तो ये फेज डायग्राम था किस सर्किट का, जिसमें सिर्फ रेजिस्टेंस थी, आर ओनली। ये इक्वेशन थी और ये फेज डायग्राम। और फेज डिफरेंस क्या था, 0। ठीक है। मेरे ख्याल से पहले ही आपको क्लियर नहीं दिख रहा था। E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। समझ गए इसका फेज डिफरेंस, याद होगा। अब एल सर्किट, एल ओनली मींस ऐसा सर्किट जिसमें सिर्फ इंडक्टेंस है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो इसकी ईएमएफ की इक्वेशन क्या थी, इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। करंट की इक्वेशन थी आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। याद आई है इक्वेशन। तो जो ईएमएफ का फेज एंगल है वो ओमेगा टी, और जो करंट का फेज एंगल है वो ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, यानी कि वो पाई बाय 2 कम था। पाई बाय 2 कम था करंट का फेज एंगल, यानी करंट लैग कर रहा था बाय एन एंगल ऑफ पाई बाय 2। समझ गए। तो इसका फेज डायग्राम कैसे बनता था, हम
ऐसे बनाते थे ई नॉट, और जब करंट लेस है -π/2 तो हम एंटी क्लॉकवाइज ऐसे लेंगे, ये हो जाएगा करंट I0, और ये डिफरेंस हो जाएगा फेज एंगल का डिफरेंस π/2। आ गई ये बात समझ में? ये डिफरेंस होता है। अगर यहां माइनस की जगह +π/2 होता तो हम ऐसे चलते एंटी क्लॉकवाइज, तो आई ऐसे यहां हो जाता। खैर वो बात की बात है, ठीक है। अभी आप इतना समझ लें, -π/2 है इसलिए पीछे को आए। आ गई ये बात? क्लियर है? नोट करना चाहो नोट कर लो, मैं इसे रब कर देता हूं क्योंकि ये तो पुराना रिवीजन है। तो बच्चों हम आज के सर्किट पे आ जाते हैं। आज का सर्किट है हमारा LR सर्किट। इसमें करंट फ्लो कर रहा है I, और I की इक्वेशन है I0 sin ωt। करंट की डायरेक्शन हमने ऐसे दिखाई है। हालांकि एसी सर्किट में करंट की डायरेक्शन चेंज होती रहती है, मतलब ये सर करंट कभी ऐसे फ्लो करेगा, कभी ऐसे फ्लो करेगा, पीरियोडिकली चेंज होती रहेगी डायरेक्शन। लेकिन एक इंस्टेंट पे हम मान रहे हैं डायरेक्शन है ये। अब इसके अक्रॉस ये जो इंडक्टेंस है L, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है VL, रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है VR। लिख लो VL पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टेंस L, और VR पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस R। ये चीज नोट कर लो। रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का इक्वेशन क्या होगी? VR। V0 R क्या है? पीक वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस R, यानी इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस की मैक्सिमम वैल्यू होगी या पीक वैल्यू होगी, मल्टीप्लाइड बाय साइन। फेज एंगल कितना होगा? ωt। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस में फेज एंगल उतना ही होता है जितना करंट की इक्वेशन में होता है। सही है? करंट दोनों में सेम फ्लो कर रहा है क्योंकि सीरीज में है। VL क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टेंस L, V0 L साइन ωt। अब इंडक्टेंस के केस में फेज एंगल करंट से π/2 ज्यादा होता है। ये करंट लैग करता है π/2, या उसका उल्टा बोलो तो EMF करंट के कंपैरिजन में लीड करती है जहां तक फेज एंगल की बात है। तो वो हो जाएगा साइन ωt क्या? +π/2। ठीक है? EMF π/2 लीड करती है। अब हम फेज डायग्राम जो बनाएंगे उसमें हम 4 चीजें शो करेंगे। कितनी? 4 चीजें। वो चारों लिख लेते हैं। 2 तो यही हो गई, फर्स्ट सेकंड, या ऐसे करो इनको फर्स्ट सेकंड नंबर बाद में देंगे। करंट की यही इक्वेशन है, I = I0 sin ωt, और AC सप्लाई की
के ईएमएफ की क्या इक्वेशन होगी? वो हो जाएगी आपकी V इक्वल टू V नॉट साइन फाई। अभी हमें ये नहीं मालूम कि साइन के साथ कितना एंगल होगा, ये अभी हमें क्लियर नहीं है, और वही हमें निकालना है, तभी फेज डायग्राम फाइनली बन पाएगा। तो ये चौथी इक्वेशन आई V इक्वल टू V नॉट साइन फाई। अच्छा, इससे पहले जो मैंने आपको कराए थे 2 वीडियो, उसमें पोटेंशियल को मैंने E लिया था, यहां V ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। V यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, E यानी ईएमएफ, एक ही बात है। ठीक, अब हमें ये 4 इक्वेशन फेज डायग्राम में प्लॉट करनी है। पहले हम ये प्लॉट करेंगे करंट की, उसके बाद ये रेजिस्टेंस की, ये सेकंड वाली रेजिस्टेंस की। करें प्लॉट? देखो, इसमें फेज एंगल है ओमेगा टी करंट की इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में भी फेज एंगल है ओमेगा टी। तो ऐसे दिखाएंगे हम, देखो ये हो गया आपका करंट आई नॉट, सही है। अब दिखाएंगे वी नॉट। वी नॉट इसी के ऊपर ओवरलैपिंग, ये है वी नॉट। वी नॉट रेजिस्टेंस वाली ये। अच्छा, कुछ बुक में यहां पे वी आर दिखा दिया है, मीनिंग उनका पीक वैल्यू से ही है। ठीक है, ये वाला वी आर मत समझ लेना, वो एक्चुअल में वी नॉट आर ही है। अब हम इसकी बात करें वी नॉट एल इंडक्टेंस वाले की, तो ये प्लस पाई बाय 2 ज्यादा है, ओमेगा टी में प्लस पाई बाय 2 जुड़ा हुआ है, तो पाई बाय 2 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐड कर दो, ऐसे। आई बात समझ में? ये भी तो ये इक्वेशन हो गई वी नॉट एल। ठीक है, वी नॉट एल की इक्वेशन को ऐसे प्लॉट कर दिया हमने। वी नॉट एल वेक्टर बोलो इसे, और ये एंगल कितना है? 90 डिग्री या पाई बाय 2, ये वाला एंगल है। अब बात आती है इसकी, ये जो V है एसी सप्लाई का की ईएमएफ या एसी सप्लाई की पोटेंशियल डिफरेंस, ये इन दोनों का वेक्टर सम है। हमें पता है सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस ऐड हो जाता है, लेकिन जब हम फेजर डायग्राम बनाते हैं तो ये स्केलर क्वांटिटी की तरह ऐड नहीं होता है, जैसे हमने डीसी में पढ़ा था ऐसे ऐड नहीं होता, ये वेक्टर क्वांटिटी की तरह ऐड होता है। तो ये वेक्टर सम ऑफ वी एल नॉट एंड वी ओ नॉट होगा। ये जो वी नॉट है एसी सप्लाई का, तो इन दोनों का वेक्टर सम क्या होगा? ये दिस इज वी नॉट। ये जो एंगल है ये है फाई, तो फाई एंगल से पोटेंशियल डिफरेंस लीड करती है जब हम करंट और वी नॉट को कंपेयर करते हैं। इसका क्या अर्थ हुआ कि आई नॉट का फेज एंगल क्या है? आई नॉट का फेज एंगल ओमेगा टी, वी नॉट आर का फेज एंगल ओमेगा टी, वी नॉट एल का फेज एंगल क्या है? दिख रहा है ना, थोड़ा छोटा लिख रहा हूं। वी नॉट एल का फेज एंगल क्या है? ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, सही है। अब वी नॉट जो कि एसी करंट की, एसी सप्लाई की ईएमएफ की पीक वैल्यू है, तो उसका
फेज एंगल क्या होगा? अगर देखें तो इट इज ओमेगा टी, तो इसका है प्लस, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गए ना, प्लस फाइव, ओमेगा टी प्लस फाइव, ओमेगा टी प्लस फाइव। इसे फाइव स्क्वायर मत समझ लेना, ये टू इसका है पाई बाय टू का। तो इसका ये अर्थ हुआ कि जो ईएमएफ लीड कर रही है करंट से, वो फाइव एंगल से लीड कर रही है। ठीक है, या ये भी कह सकते हैं करंट जो लैग कर रहा है ईएमएफ से, वो फाइव एंगल से लैग कर रहा है। एक चीज और देखो, इसको लॉजिकली समझने का एक तरीका और है। रेजिस्टेंस के केस में फेज एंगल सेम है, ठीक है, ओमेगा टी ओमेगा टी। इंडक्टेंस के केस में पाई बाय टू ज्यादा है, अगर करंट से कंपेयर करें तो पाई बाय टू ज्यादा है ईएमएफ का, करंट से कंपेयर करें तो जब दोनों जुड़ जाएंगे, दोनों सर्किट एक हो जाएंगे, दोनों जुड़ जाएंगे, तो जो फेज एंगल होगा वो थोड़ा सा लीड करेगा, जीरो से ज्यादा, पाई बाय टू से कम। तो वो क्या है? वो है फाइव, यानी इसकी जो वैल्यू है जीरो से ज्यादा है, पाई बाय टू से कम है। तो अब हम ये भी जानेंगे कि फाइव कैसे निकालते हैं। जब हम फाइव का फॉर्मूला निकालेंगे तब आपको कुछ चीजें और क्लियर होंगी। धीरे धीरे देखो, सस्पेंस से पर्दा उठता चला जाएगा। ठीक है, देखो इसे, ये क्लियर दिख रहा है ना अब आपको? ये आप नोट कर लो फटाफट, 2 सेकंड में पॉज करके, फिर मैं रब कर रहा हूं। 1 2 रब। तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि ये दोनों सीरीज में हैं, इसलिए V नॉट इन दोनों का वेक्टर सम होगा। ठीक है, डीसी सर्किट में तो हम स्केलर सम ले लेते थे पोटेंशियल डिफरेंस का, लेकिन एसी सप्लाई में हम वेक्टर सम लेते हैं। अच्छा, इसीलिए हम फेजर डायग्राम बनाते हैं एसी सप्लाई के केस में, क्योंकि इसमें वेक्टर सम चलता है, डीसी सप्लाई की तरह स्केलर सम नहीं चलता। तो वेक्टर सम का अर्थ है V नॉट इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, या अभी तो एक स्टेप ऐसे लिखें, V नॉट स्क्वायर इक्वल टू V नॉट L का स्क्वायर प्लस V नॉट R का स्क्वायर, या V नॉट इक्वल टू अंडर रूट ऑफ V नॉट L स्क्वायर प्लस V नॉट R स्क्वायर। एक चीज हमें पता है, ये जो करंट I नॉट है, पीक वैल्यू ऑफ करंट, ये होती है V नॉट R डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। करंट तो दोनों में सेम फ्लो कर रहा है, सीरीज में है, तो पीक वैल्यू ऑफ करंट भी दोनों में सेम है, I नॉट। तो I नॉट इक्वल टू V नॉट R अपॉन रेजिस्टेंस। तो इससे V नॉट R की जो वैल्यू आती है I नॉट इंटू R, पीक वैल्यू ऑफ करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस। इसी तरीके से इंडक्टेंस के केस में I नॉट इक्वल टू V नॉट L अपॉन XL। XL क्या है? इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ रेजिस्टेंस, एक तरीके की रेजिस्टेंस होती है जिसे हम बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, और XL की वैल्यू होती है ओमेगा L। तो इससे निकल के आता है V नॉट L इक्वल टू I नॉट इंटू XL। तो ये दो इक्वेशंस हमारी निकल के आई, ये इक्वेशंस हम इसमें रखेंगे, V नॉट R यहां, V नॉट L इस जगह, ये रब कर देते हैं। V नॉट हो जाएगा आपका अंडर रूट, ये वैल्यू रख दो, ये पहले ये रखो, I नॉट XL स्क्वायर
प्लस आई नॉट आर स्क्वायर। अब ये ऊपर का पूरा रब कर रहे हैं, वी नॉट हो गया आपका, आई नॉट हम बाहर ले लेंगे, अंडर रूट, चलिए आई नॉट स्क्वायर कॉमन है ना, बाहर आके हो जाएगा आई नॉट एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यह आई नॉट हो गया आपका वी नॉट अपॉन अंडर रूट एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे ओम्स लॉ से, V इज इक्वल टू आई आर, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। नीचे रेजिस्टेंस होता है पोटेंशियल डिफरेंस के नीचे, विच इज इक्वल टू करंट, तो यहां करंट इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। तो ये एक तरीके की रेजिस्टेंस है, और आई नॉट क्या है, पीक वैल्यू ऑफ करंट। तो ऐसे लिख सकते हो, रेड से लिख दें, या चलो सेंटेंस की फॉर्म में लिखें, अंडर रूट एक्स एल स्क्वायर प्लस आर, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, अंडर रूट एक्स एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज अ काइंड ऑफ रेजिस्टेंस। It is called impedance. It is called impedance. Its unit is ohm. एक तरीके की रेजिस्टेंस होती है, तो जाहिर सी बात है इसकी यूनिट क्या होगी, ओम्स। और इंपीडेंस को हम डिनोट करते हैं जेड से, ये नोट कर लिया होगा। तो आपके सामने जो वैल्यू निकल के आई, जेड इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल के आया। एक्सएल की जगह हम ओमेगा एल भी रख सकते हैं, तो जेड इक्वल टू अंडर रूट ओमेगा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ओमेगा एल हमने क्यों रखा, हमें न्यूमेरिकल में इंडक्टेंस की वैल्यू दी हुई होगी, रेजिस्टेंस की भी दे रखी होगी, और ओमेगा की वैल्यू हमें मिलेगी इस इक्वेशन से, साइन ओमेगा टी। ओमेगा यहां से मिल जाएगा, जैसे मान लो लिखा हुआ हो साइन 10 टी, तो ओमेगा क्या हो गया 10, तो हम जेड की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसे नोट कर लो फटाफट, मैं रब करता हूं, स्क्रीन पॉज कर लो, 1 2 रब। अब हम निकालेंगे फाई की वैल्यू, तो tan फाई क्या होगा, tan फाई इज इक्वल टू वी नॉट एल अपॉन वी नॉट आर, वी नॉट एल अपॉन वी नॉट आर। वी नॉट एल क्या है, आई नॉट एक्सएल, वी नॉट आर क्या है, आई नॉट आर, आई नॉट से आई नॉट कट गया, ये हो गया एक्सएल बाय आर। एक्सएल को हम लिख सकते हैं ओमेगा एल बाय आर, तो tan फाई इक्वल टू ओमेगा एल बाय आर। ये एक दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल के आया। अब आप थोड़ा सिग्निफिकेंस समझिए, फाई का सिग्निफिकेंस समझिए, ये एक्चुअल हमने निकाला क्यों है और इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। हम फिर से सारी इक्वेशन रिवाइज करते हैं और तब आपको थोड़ा सा जादू मैजिक दिखाई देगा। करंट की इक्वेशन क्या है, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। आई क्या, इंस्टेंटेनियस करंट, आई नॉट पीक वैल्यू ऑफ करंट, ओमेगा टी फेज एंगल। रेजिस्टेंस के केस में
वी नॉट आर, ईएमएफ की क्या इक्वेशन है, नहीं वी आर कहेंगे, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, वी नॉट आर साइन ओमेगा टी। करंट और ईएमएफ के बीच फेज एंगल जीरो है, फेज एंगल में जो डिफरेंस है वो जीरो है, तो दोनों का फेज एंगल ओमेगा टी ओमेगा टी। इंडक्टेंस के केस में वी नॉट एल साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू। ठीक है, अब इसके केस में क्या होगा, असली बात ये v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई होगा। ठीक है, ये फाई ये शो करता है कि ये करंट से फाई एंगल लीड कर रहा है, ईएमएफ करंट से फाई एंगल लीड कर रही है। अब आप एक चीज देखो, अगर हम इस सर्किट में इंडक्टेंस ना लगाएं, इसका मतलब L जीरो हो गया, इंडक्टेंस ना लगाने पे L जीरो, जब L जीरो तो ओमेगा L जीरो, ओमेगा L जीरो यानी टेन फाई जीरो, जब टेन फाई जीरो तो इसका मतलब फाई जीरो, फाई जीरो मीन्स v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी हो जाएगा, फाई तो जीरो हो गया, तो ये किसकी इक्वेशन आ गई, रेजिस्टेंस की आ गई। ठीक, क्योंकि सिर्फ सर्किट में रेजिस्टेंस रह गई। अब आप दूसरी चीज देखो, अगर हम रेजिस्टेंस जीरो कर देते हैं, R इज जीरो, तो यहां जीरो रख दिया। रेजिस्टेंस जीरो होने का अर्थ क्या है, रेजिस्टेंस सर्किट में है ही नहीं, ये नहीं है, सिर्फ इंडक्टेंस है, रेजिस्टेंस जीरो हो गई, तो ये हो गया टेन फाई इज इक्वल टू ओमेगा एल अपॉन जीरो, यानी कि फाई इज 90 डिग्री और पाई बाय टू, तो v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू आ जाएगा। और वो किसकी इक्वेशन है, ये वाली, वो इंडक्टेंस की इक्वेशन है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो ये इंपॉर्टेंट इक्वेशंस तीन आपके सामने आई, वो तीनों इक्वेशन मैं लिख दे रहा हूं, एलआर सर्किट की तीनों इक्वेशन न्यूमेरिकल में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली इक्वेशन तो हमारी यही हो जाएगी, v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, v यानी इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। सेकेंड इक्वेशन आपकी ये हो जाएगी, ये फाई कैसे निकलेगा इस इक्वेशन से, पहली ये, दूसरी टेन फाई इक्वल टू ओमेगा एल बाय आर, फिर थर्ड इक्वेशन हो जाएगी z इक्वल टू अंडर रूट एक्स एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यहां एक्सएल क्या है, ओमेगा एल। तो ये तीन इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। करंट की इक्वेशन वो भी लिख लो, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये चार इक्वेशन के दम पे, ये चार इक्वेशन के दम पे आप कोई भी न्यूमेरिकल कर सकते हो। अच्छा, यहां आप देखो, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो करंट से लीड कर रहा है बाय एन एंगल फाई, करंट का फेज एंगल ओमेगा टी है, पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ का फेज एंगल है ओमेगा टी प्लस फाई। तो ये बात हम लिख लेते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। इन एलआर सर्किट, in LR circuit, EMF leads current by phase angle of phi।
या ऐसे लिख सकते हैं करंट लैग्स, यानी कि करंट पीछे है। कितने फेज एंगल पीछे है? 5। करंट लैग्स ईएमएफ बाय फेज एंगल ऑफ 5। इस इक्वेशन से पता लग रहा है। नोट कर लो बच्चों, ये चारों इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, ठीक है। पढ़ो इसे, समझो, धीरे धीरे इस चैप्टर में आपको और आनंद आएगा। आज के लिए इतना बहुत है। बाय, सी यू।